एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश पेडागोजी का एक फाइनल रिवीजन सेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चाहे आप यहाँ पे पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पेपर 2 के लिए, अगर आपने लैंग्वेज के सेक्शन में चाहे आपने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश भाषा का यहाँ पे चयन किया है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक तरीके से यहाँ पे फाइनल रिवीजन का एक बूस्ट आपको देगी। तो देखिए, इस वीडियो की मदद से आपकी इंग्लिश पेडागोजी जो है वो कंप्लीट यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ इसी तरीके का मैंने आप लोगों के साथ बाल विकास यानी कि सीडीपी का भी एक सेशन लिया था, जिसके अंदर मैंने आधे घंटे में सीडीपी के सारे टॉपिक वहाँ पे कवर किए थे, जिस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। अब देखिए, ये जो फाइनल रिविजन की वीडियोज़ हैं जिनमें मैं ये शॉर्ट टर्म लिख रही हूँ, इन टर्म्स को आप अपनी नोटबुक में भी उतारिए। अब देखिए, पेपर के एक रात पहले जब आप इन्हें रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट रिवाइज करने को नहीं होगा। आपको थोड़ा सा रिवाइज करके आपको प्रोडक्टिव मैनर में ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए, आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि फर्दर कोर्सेज के लिए आप वहाँ पे एनरोल करें, तो आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट यहाँ पे पिन के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे जो लिंक है वहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज की बात करूँ, देखिए यहाँ पे तो इंग्लिश पेडागोजी की हम बात करें, बट अगर हम किसी भी भाषा की बात करें तो हम लोगों को लैंग्वेज का नेचर यहाँ पे पता होना चाहिए। चाहे आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ें, चाहे आप हिंदी पेडागोजी पढ़ें, संस्कृत पेडागोजी, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के एक ही तरीके के नेचर होते हैं, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो बदल जाती है। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी के हम लैंग्वेज के नेचर से लेके उसके बाद हम पूरे टॉपिक को डिटेल में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके सामने कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो आप बोलोगे कि आप बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बेसिकली मेरे माइंड में अभी जो चीज़ चल रही है वो मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो लैंग्वेज कैसी होती है? लैंग्वेज आपकी आर्बिट्री नेचर की होती है, जो कि एक मनचाहे या फिर मनमाने ढंग से हम अपनी बात को किसी और के सामने रख सकते हैं, अपने माइंड की अपनी फीलिंग्स जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जब मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ तो हमारा एक सोशल बिहेवियर यहाँ पे बन रहा है, हमारा एक परिवार बन रहा है, जिसमें आप यहाँ पर अपनी ज़रूरत के अनुसार वीडियोस जो देखते हैं और उससे आप लोगों को हेल्प मिलती है। तो एक तरीके से ये सारा का सारी चीज़ें कैसे हो रही है? ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बोल पा रही हूँ। तो बेसिकली लैंग्वेज की मदद से हम एक सोशल नेचर भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो लैंग्वेज का कैसा नेचर होता है? एक सोशल नेचर होता है। अब देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या होगा कि आपके रिजल्ट में यहाँ पे मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे। तो बेसिकली लैंग्वेज की मदद से ये क्या हो रहा है? आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। तो लैंग्वेज जो होती है क्रिएटिव भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है। तो ये तीन नेचर आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, लैंग्वेज जो होती है, हम मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा अपने नए नए परिवेश में जाता है या नए नए एनवायरमेंट में जाता है तो नई चीज़ें सीखता है। तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज आपकी नॉन इंस्टिंक्टिव है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये एक आपकी फिक्स चीज़ें नहीं है कि आपने एक भाषा सीख ली तो उसी भाषा में आप स्टिक रहेंगे। आप यहाँ पर नई नई चीज़ें आप सीख सकते हैं जैसे जैसे आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ आपने हेरिडिटी से सीखी है, यानी कि आपके माता पिता हिंदी बोलते थे तो आप भी हिंदी बोलोगे, ऐसा नहीं है। आपको जिस तरीके का वातावरण मिलेगा आप उस भाषा को यहाँ पे बोल पाओगे, उस भाषा को यहाँ पे सीख पाओगे। इसके अलावा लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम है। अब देखिए, अगर आप लैंग्वेज में घुसते हैं किसी भी भाषा में, तो यहाँ पे आप उसके ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं और व्याकरण के नियम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सिस्टम ऑफ सिस्टम, आपका जो सिस्टमैटिक चेन है वो चलता रहता है। इसके अलावा देखिए, जब हम ग्रामर की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के व्याकरण की बात करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के हिसाब से हम जो सेंटेंसेस है वो फ्रेम करते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक सेंटेंस आपका क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर दूं, इससे मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है? एक रूल गवर्न होती है। आई होप ये नेचर आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, आप यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं देने वाले, आप ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला आपका। तो आपको इन टर्म्स का मतलब और इन टर्म्स का ये जो नेचर है ये पता होना चाहिए जस्ट। अब देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कुछ स्किल है जो कि मैंडेटरी यहाँ पे बना रखे हैं। अब जैसे कि हम लोग जो स्किल यहाँ पे जानते हैं, इसे हम LSRW के नाम से जानते हैं, जो कि होती है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग
रीडिंग, राइटिंग। और ये माना जाता है कि बच्चा इसी यहाँ पे जो फॉर्म में इस किसी भी भाषा को सीखता है। जैसे कि अगर एक बच्चा है, एक इन्फेंट है जो जस्ट अभी बॉर्न हुआ, तो देखिए आप देखोगे 1 महीने 2 महीने, इनफैक्ट वो 5-6 महीने तक अपने आसपास की चीज़ों को बस ऑब्जर्व करता है, कुछ बोलता नहीं है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है बट कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बोलता है। सबसे पहले वो लिसनिंग हैबिट को जनरेट करता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो कुछ कुछ शब्दों को बोलता है, तो उसकी स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। इसके बाद बच्चा क्या करता है, अगर आप कोई फिगर उसको दिखाओ तो देखिए कोई शेप उसे दिखाओ तो बच्चा उसे पढ़ता है। जैसे एप्पल की अगर आपने पिक्चर दिखा दी तो एप्पल बोलेगा, फिर धीरे धीरे APPLE इस तरीके से रीडिंग वो स्टार्ट करेगा। और जब वो 4-5 साल का होगा तब उसके जो फाइन मोटर स्किल है वो डेवलप हो जाएंगी, यानी कि जो आपकी ऐसे कौशल जिसे वो पेंसिल वगैरह सही से पकड़ सकता है, तो इसके बाद वो लिखना शुरू करेगा। तो ये माना जाता है कि किसी भी भाषा को सीखने का यही आपका ऑर्डर होता है, LSRW। आप इसी को इसी तरीके से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि एक लैंग्वेज टीचर को ये जितनी भी स्किल होती है LSRW, इसको यहाँ पे इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर कोई चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो टीचर को ये ध्यान रखना है कि बच्चे की लिसनिंग स्किल, बच्चे की स्पीकिंग स्किल, बच्चे की रीडिंग स्किल और बच्चे की राइटिंग स्किल साथ में यहाँ पे डेवलप हो। अब देखिए इसके अलावा ये जो हमारी चारों लैंग्वेज के स्किल है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे रिसेप्टिव और एक यहाँ पे प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव क्या होगा, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ग्रहण कर रहे हो, तो ये कैसी है, ये आपकी पैसिव स्किल मानी जाएगी, ये आपकी निष्क्रिय कौशल माना जाएगा। जिसमें कौन कौन से स्किल आ जाती है, एक तो लिसनिंग, जब आप किसी की बात को सुन रहे हो। अब देखिए जब हम किसी की बात को सुनते हैं तो हम लोग बीच में बोलने नहीं लग जाते, तो हम धीरे धीरे उनकी बात को सुन रहे हैं, बस ग्रहण कर रहे हैं। और रीडिंग, अब आप कहोगे रीडिंग कैसे रिसेप्टिव स्किल है, आपके सामने जो पैराग्राफ लिखा है आप जस्ट उसको रीड कर रहे हो, कुछ नया नहीं बना रहे, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपके पैसिव स्किल है। और ये जो लिसनिंग स्किल होती है इसे हम सिमेंटिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे साउंड को सुनते हैं। इसके अलावा रीडिंग जो होती है, रीडिंग के टाइम में आप उसे देख भी रहे हो और आप उसे पढ़ भी रहे हो, तो देखिए यहाँ पे फिनोटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका जो यहाँ पे टाइप है यह आपका प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव जिसमें आप कोई नई चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कि आपका एक्टिव स्किल भी कहलाती है। जैसे कि अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो देखिए मैं ज़रूरी नहीं है कि जितना इसमें लिखा है उतना ही बोलूँगी, जो मेरे माइंड में अभी चीज़ें आएंगी मैं आपके सामने प्रोड्यूस करते रहूँगी, आपके सामने बताते रहूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक स्पीकिंग स्किल आ जाती है इसमें, जो कि फिनोटिक एस्पेक्ट है, जिसमें साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। और राइटिंग स्किल, अब देखिए जब आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं या फ्री राइटिंग आप करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मन के भावों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप नई चीज यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव स्किल को हम क्रिएटिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर पूछी जाए कि हमारी लैंग्वेज स्किल में से कौन सी स्किल आपकी क्रिएटिव स्किल है, तो आप लिखेंगे S और W, यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। तो देखिए राइटिंग को हम ग्राफिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ड आप लिख लीजिएगा। तो कई बारी आपका फोनोटिक, ग्राफिक, सिमेंटिक ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज को सीख रही हूँ, किसी भी भाषा को सीख रही हूँ, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो या तो मैं उसे लर्न कर लूँ या इसे क्या करूं, एक्वायर करूं, यानी कि या तो मैं इसे अर्जित करूं या तो मैं इसका अधिगम करूं। अधिगम करना यानी कि लर्निंग, और एक्विजिशन यानी कि अर्जित करना। अब देखिए यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है। जब बच्चा यहाँ पे जब पैदा होता है बच्चा किसी भी घर में, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि उस घर में जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का लैंग्वेज बोला जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट भी उस तरीके से होगा। और बच्चा यहाँ पे कोई औपचारिक तरीके से नहीं सीख रहा, यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है। तो बेसिकली अर्जन करना सबसे बढ़िया तरीका होता है, जिसमें आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो कि हाँ ये भाषा बोल रहे हैं और हम उन्हीं भाषा को बोलते हैं। तो ये क्या ऐसा है, ये आपका अनकॉन्शियस है। अब बच्चा यहाँ पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ बैठ रही है। अभी देखिए आपने किसी बच्चे के सामने कोई सेंटेंस, आप लोग बातचीत कर रहे थे, बच्चे ने सुना, अब बच्चा कुछ देर बाद उस चीज़ को दोहराएगा कहीं और उस चीज़ को यूज़ करके। तो बच्चा अनकॉन्शियस तरीके से उस भाषा को सीखता है। और एक्विजिशन हम हमेशा मोस्टली यहाँ पे देखा गया है कि हम अपनी
प्रथम भाषा या फिर मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज का करते हैं, जो कि हमारे घर में बोली जाती है। इसके अलावा दूसरा होता है इसमें पॉइंट इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि अनौपचारिक तरीके से। आप स्कूल जाने से पहले इस चीज़ को सीख रहे हो, आप अपने घर में सीख रहे हो, अपने दोस्तों की मदद से सीख रहे हो, अपने आस पड़ोस से सीख रहे हो, तो ये इनफॉर्मल तरीके से होता है। इसके अलावा ये आपके एटीट्यूड पे बेस्ड होता है। अब देखिए, जितना आपको यहाँ पे एक तरीके से एक्सपोजर मिलेगा, जितना आपको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा, उतना आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को सीख पाएंगे। तो एक्विजिशन ऐसे किया जाता है। इसके अलावा लर्निंग की अगर मैं बात करूं तो लर्निंग कैसा है, लर्निंग आपका कॉन्शियस तरीके से होता है। आप फुल एफर्ट लगाते हो, आपको पता है कि भाई मुझे अगर एग्जाम में यहाँ पर अच्छा स्कोर करना है तो मुझे इंग्लिश पेडागोजी सीखनी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो इस चीज़ों को। तो आप यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट लगा रहे हो ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए। आप यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशन में बैठ रहे हो। अब देखिए, ये तो कोई फॉर्मल सिचुएशन है नहीं। बेसिकली हम जब स्कूल में जाते हैं और किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो हम फॉर्मल सिचुएशन में बैठते हैं। स्कूल जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसके अलावा प्रॉपर एक टीचर आते हैं आपकी क्लास में, एक प्रॉपर क्लासरूम होती है, एक प्रॉपर फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो उसमें हम चीज़ें सीखते हैं। ये हमारे एप्टीट्यूड पे बेस्ड है। कहीं ना कहीं हमारे स्किल, हमारे जो नॉलेज होती है, हमारे थिंकिंग कैपेसिटी, इस पे आपका बेस्ड होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है जो कि चॉम्स्की के थ्रू दिया गया है, जिन्होंने हमें एलएडी और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया। अब देखिए, यूनिवर्सल ग्रामर क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो नॉम चॉम्स्की है, इनका ये मानना है कि ग्रामर को सीखने का हमारे अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है कि हम लोग ग्रामर को अनकॉन्शियस तरीके से सीख जाते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी की, यहाँ पे जब मैं सेंटेंसेस सीखने लगी अपने घर वालों को सुन के, तो मैंने यहाँ पे अलग से कोई व्याकरण नहीं सीखी। यानी कि अगर मुझे कहना है कि मैं खाना खा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, ये चीज़ें नहीं सीखी। इसके लिए क्या था, इसके लिए ये माना गया कि मेरे अंदर एक इनबॉर्न एबिलिटी है। तो ये क्या है, एक इनेट एबिलिटी होती है किसी भी यहाँ पे लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को सीखने का। और इसके अलावा एलएडी के बारे में, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में क्या बताया गया कि नॉम चॉम्स्की ये बोलते हैं कि हर बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है जिसे इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से बोला, जो कि एक इनेट एबिलिटी है कि किसी भी भाषा को यहाँ पे सीखा जा सकता है। तो भाषा को सीखने के लिए और भाषा को अर्जित करने के लिए और लैंग्वेज को, यानी कि ग्रामर को सीखने के लिए यहाँ पे इन्होंने दो टर्म्स का यूज किया। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा देखिए, अभी मैंने आपके साथ लैंग्वेज स्किल डिस्कस किया था, जो कि आपकी LSRW है। इसमें से जो रीडिंग होता है, इसके आपके पार्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। रीडिंग दो तरीके से की जाती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की जाती है। इंटेंसिव से नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, जब हम इंटेंस तरीके से, जब हम उस चीज में बिल्कुल डूब जाते हैं और डूब के चीजें करते हैं, इसमें हम डीप और डिटेल्ड रीडिंग करते हैं। और जो एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, जस्ट इंजॉय के लिए, प्लेजर के लिए, जैसे आप कोई यहाँ पे चुटकुला पढ़ रहे हो, इसके अलावा कोई जोक्स वगैरह या फिर कोई ऐसी स्टोरी वगैरह पढ़ रहे हो या कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो, वो आप एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हो। बट अगर आप एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ रहे हो, आपको पता है कि इसमें से आएगा पक्का, तब आप डीप और डिटेल रीडिंग करते हो। तो इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। इसके अलावा रीडिंग के दो और टर्म यहाँ पे पूछे जाते हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग। अब देखिए, स्कैनिंग कब किया जाता है, जब हम, स्कैन का मतलब क्या होता है, जब हम डिटेल्ड में जाएं, और डिटेल में मतलब इंटेंसिव रीडिंग की तरह। यहाँ पे स्कैनिंग के अंदर क्या किया जाता है, जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए यहाँ पे थ्रू आउट उस चीज को रीड करो। और स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग जैसे कि आप लोगों के अभी पेपर में इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी आएगा। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में आप क्या करते हो, एक डिटेल ओवरव्यू लेने के लिए फटाफट उस चीज को पढ़ते हो। तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे एक आइडिया निकालने के लिए, एक थीम पता करने के लिए आप उसका स्कीमिंग कर रहे हो। आई होप इतना एरिया आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसके अलावा हम लोग जब लिंग्विस्टिक यानी कि किसी भी लैंग्वेज के ब्रांच को देखें, तो इसके अंदर कई सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स एक तरीके से हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसकी अगर आप स्टडी करो तो इसे क्या बोलेंगे, इसे सिंटैक्स बोलेंगे। आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो जिसमें इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसमें सिंटैक्स एरर पूछा जाता है। सिंटैक्स एरर क्या होता है, सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ देते हैं और पूछते हैं कि यहाँ कहाँ एरर है। तो बेसिकली सेंटेंस आपका सिंटैक्स से रिलेट करता है।
सेमेंटिक्स जो होता है वे बताता है कि यहाँ पे हम मीनिंग जो होता है, यानी कि जो सेंटेंसेस में जो मीनिंग दिया होता है अर्थ की जब हम स्टडी करें तो उसे सेमेंटिक्स बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी होता है जब हम वर्ड्स की, यानी कि जो शब्द होते हैं इसका हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से शब्द बने हैं। इसके अलावा फिनोटिक और यहाँ पे फोनोलॉजी। अब देखिए दोनों टर्म समझना, ये जो आपके साउंड होते हैं, अगर आप साउंड का यहाँ पे दो तरीके से अगर हम देखें, एक अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट देखें यानी कि फिजिकल किस तरीके से बने हैं तो यहाँ पे ये फिनोटिक होता है। अगर हम कोग्निटिव एस्पेक्ट यानी कि आप उसे संज्ञान के तरीके से जोड़ के देखें तो यहाँ पे फोनोलॉजी उसे कहते हैं। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें तो देखिए लैंग्वेज पेडागोजी के सीखने के दो तरीके के अप्रोच है। एक है आपका टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, और दूसरा है आपका बॉटम अप। नाम से आपको क्लियर हुआ होगा। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप जब एक्सट्रीम चीज़ों से, यानी कि जब आप मेन टॉपिक के थीम से आप बिल्कुल नीचे तक वर्ड्स तक आते हैं तब आप करते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप पूरे कॉम्प्रिहेंशन से आप किसी एक शब्द या एक जनरल आइडिया तक आओगे। इसके अलावा डाउन, ये आपका बॉटम अप क्या होता है, बॉटम अप मतलब बिल्कुल रूट से आप जमीन से शुरू करके एक शब्द से या एक वाक्य से आप शुरू करके बिल्कुल इसके थीम तक जब आप पहुंचते हो, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स अप्रोच होते हैं। इसके अलावा देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जो कि लैंग्वेज पेडागोजी में आपने सुनी भी होगी, बट आप लोगों के लिए जो अल्टीमेट एम होता है यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को सिखाने का, वो ये होता है कि आपको बच्चे को क्या बनाना है, बहुभाषी बनाना है, मल्टीलिंग्विलिज्म को प्रमोट करना है। अब देखिए आपकी क्लास जो होगी एक डाइवर्स क्लास होगी, और ये पूछा जाता है कि अगर आपके क्लास में बच्चे अलग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं तो आप उसे किस तरीके से यूज करोगे। तो मल्टीलिंग्विलिज्म को हम हमेशा यहाँ पर एक रिसोर्स की तरह यूज करेंगे, एक साधन की तरह यूज करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बिल्कुल बात नहीं करेंगे या आप हिंदी में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम जो बच्चे की लैंग्वेज होगी, जो बच्चे की एक तरीके से बच्चे के अंदर जो मल्टीलिंग्विलिज्म देखने को मिलेगा डाइवर्सिटी के कारण, हम उसे किसके तरह लेंगे, हम उसे साधन की तरह, हम उसे रिसोर्स की तरह लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीजें भी पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे दो टर्म मैंने लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है BICS, एक है CALP। अब देखिए BICS का फुल फॉर्म है आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। अब देखिए ये जो इंटरपर्सनल शब्द है मैंने आपको CDP के मैराथन में भी कराया था जब मैंने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी कराई थी। तो बेसिक इंटरपर्सनल कोग्निटिव स्किल, अब देखिए ये क्या होता है, आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों का नॉलेज है, बट आप अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने अगर प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आपकी नॉलेज जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी बात को किसी और के सामने रख पाएँ, हमारे अंदर ये स्किल भी होना चाहिए जिसको BICS के नाम से जाना जाता है, बेसिक इंटरपर्सनल कोग्निटिव स्किल। इंटरपर्सनल मतलब अपनी बात को किसी और के सामने रखना। इसके अलावा दूसरा यहाँ पे टर्म होता है CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आप क्यों करा रहे हैं। अब दोबारा मैं बताती हूँ ये क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखिए आप यहाँ पे लैंग्वेज को लेके बच्चे को प्रोफिशिएंट क्यों बना रहे हैं, ताकि बच्चे यहाँ पे कॉग्निटिव, यहाँ पे एकेडमिक स्तर पे, यहाँ पे शैक्षणिक तौर पे यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सके। तो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए, इनसे कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अलावा जब हम यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो अभी करंट में आपका NEP 2020 आपको बता रखा है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज के साथ जोड़ के। क्यों? क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में भी हमें बताया, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो NEP 2020 है ये बोलता है कि हमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रमोट करना है, जैसे कि बच्चे की रीजनल लैंग्वेज, इसके अलावा आप इंग्लिश सिखा दीजिए, इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज में आप कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखाइए, या फिर अगर बच्चा जो है वो ऐसे साइड से जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती तो आप उनकी रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, इस तरीके से कम 3 भाषाओं को नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास 5 तक यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किस भाषा के लिए दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी में पूछा जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर NEP 2020 ये बोलता है कि हम लोगों को क्या करना है कि क्लास 5 तक यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है वो यहाँ पे बच्चे की मदर टंग, मातृभाषा या हिंदी को यहाँ पे रखना है। तो ये आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने कहा कि लैंग्वेज को सीखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उसका अधिगम कर सकते हो, आप उसे लर्न कर सकते हो, दूसरा आप उसे एक्वायर कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। बट स्टेफन क्रैशन ये मानते हैं कि हम सेकेंड लैंग्वेज का भी एक्विजिशन बच्चे को करा सकते हैं, यानी कि द्वितीय भाषा भी बच्चे को अर्जित करा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप बोलोगे स्टेफन क्रैशन ने दिया। और इन्होंने हमें यहाँ पे 5 स्टेप यहाँ पे बताए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जो हम लर्न करा रहे हैं, उसका एक्विजिशन हमें स्टार्ट करना है। वो भी कैसे हम कर सकते हैं, एक ऐसा परिवेश देके, एक ऐसा एनवायरनमेंट देके जहाँ पे वो बच्चा उस लैंग्वेज को यहाँ पे फ्रीली यूज़ कर सके। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब बच्चा उस भाषा को खुद यूज़ कर रहा होगा तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा कुछ गलती करे, तो आपको साथ साथ यहाँ पे उसे मॉनिटर भी करते रहना है। मॉनिटर करते हुए आपको 3rd स्टेप में क्या करना है कि अब देखिए जब बच्चा खुद चीज़ें सीख रहा है, आप मॉनिटर भी कर रहे हो, तो बच्चा जितनी चीज़ें आती हैं, बच्चा शब्दकोश उतने में लिमिट ना रहे, इसके लिए आपको कुछ इनपुट देने हैं, कुछ नई चीज़ें उसे सिखानी है। तो ये आता है इनपुट हाइपोथेसिस में। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैक्टर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितनी हद तक उस भाषा के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं हम अगर किसी चीज़ को सीख नहीं पाते हैं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि हम यहाँ पे अफेक्टिव फिल्टर को भूल जाते हैं, यानी कि जो हमारे एक तरीके से इंटरेस्ट एरिया होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सीखेंगे। लास्ट यहाँ पे आता है आपका नेचुरल ऑर्डर। अब देखिए नेचुरल ऑर्डर क्या है, आपका LSRW। इसी ऑर्डर में आप किसी भाषा को बच्चे को सिखाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज की पैडागॉजी में करना होता है। इसके अलावा देखिए डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये तो मैंने CDP में भी डिस्कस किया था। CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करें तो ये भी हमने CDP में कवर कर लिया है, जिसमें ये बोला जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंटिन्यूस पूरे सालाना हम लोगों को बच्चे का असेसमेंट करना है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में, यानी कि अकेडमिक नॉन अकेडमिक चीज़ों को जोड़कर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया असेसमेंट का तरीका क्या है, तो आप कहेंगे पोर्टफोलियो असेसमेंट, जिसमें हम बच्चे का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं जब हम पढ़ाते हैं। ये तो हो गया इवैल्यूएशन। जब हम पढ़ाते हैं तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चा अगर कोई गलती करे तो हमें उसे डायग्नोस करना है, यानी कि पता करना है। डायग्नोस करने के बाद उसे रेमेडियल टीचिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो लैंग्वेज की पैडागॉजी, खास करके इंग्लिश की पैडागॉजी में आपसे पूछी जाती हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, और जैसा कि मैंने कहा कि इसी तरीके के कई सारे सेशन अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे मर्ज कर दी, CTAT मैराथन 2023 करके। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं तो फर्स्ट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप उन प्लेलिस्ट को देखिए और इन प्लेलिस्ट की मदद से अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लियर कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।